हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं बेटा, इस टाइम आपके हमारे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है, जिसमें आज हमारा डे 8 है। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेटा आप पहले की जो वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके लेटेस्ट पेपर है वही पहले सॉल्व करवाए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो बेटा आज पहला क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया इज ऑफन फाउंड इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीस, मूंग, bean and other legumes. The association of bacterium with that of plant is known as। बेटा इन्होंने पूछा है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और उसका प्लांट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि राइजोबियम बैक्टीरिया का प्लांट्स के साथ हमेशा कैसा रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है, इसको समझिए। देखिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है बेटा, हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, उसको वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, या हम कह सकते हैं एमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस की मदद से। और ये जो एमोनिया होता है बेटा, ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो बेटा आपके प्लांट्स होते हैं ना, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, उसे ये डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। वो यूजेबल फॉर्म में होगी तभी उसे वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूजेबल फॉर्म में लाने का काम कौन करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया किसको हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स को। अब प्लांट्स कैसे हेल्प करते हैं, देखिए, जो हमारे प्लांट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह देते हैं। तो ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे एक दोनों ही लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, which one of the following assertion is are true and which is false about human thought। अब कुछ ह्यूमन थॉट के बारे में बेटा कुछ बातें कही गई हैं, हमें बताना है इसमें से कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। पहला assertion दिया गया है, विंड पाइप रन्स एडजेसेंट टू फूड पाइप इन थ्रॉट। जो विंड पाइप है बेटा, वो फूड पाइप के बराबर में जलती है थ्रॉट में। ये बात बिल्कुल बेटा क्या है, सत्य है। आप सभी को पता है कि फूड पाइप और विंड पाइप पैरेलली आपस में जाती हैं। ठीक है, अ फेल्प लाइक वॉल्स इज प्रेजेंट इन द थ्रॉट। बिल्कुल सही बात है बेटा, गले में एक फेल्प लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका काम ये होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड हमारा फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट क्या है, एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज इन थ्रॉट। अब बेटा एक बात बताओ, अगर एयर का और फूड का सेम रास्ता होता, तो जब आप फूड को इनटेक कर रहे हो तो उस टाइम पे आप ब्रीथ कैसे कर पाओगे। सीधी सी बात है, अगर एक ही ट्यूब से दो चीजें जानी हैं, तो आप अगर एक चीज ऑलरेडी वहां पे है तो दूसरी चीज कैसे काम करेगी। तो ये चीज गलत है, ये क्या है, फॉल्स। एयर का पाइप अलग होता है और फूड पाइप बेटा अलग होता है। ठीक, sometimes food particles enter the windpipe which may cause hiccups। ये कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फूड पाइप में ना जाके हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या आते हैं, हिकअप्स। दैट इज ट्रू। तो इसमें बेटा हमारा एजर्शन 1, एजर्शन 2, एजर्शन 4 हमारे क्या है, ट्रू है, और एजर्शन 3 जो है हमारा वो क्या है, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इन्होंने पूछा है बेटा कि इनमें से जो ये प्रोसेस दे रखे हैं इसमें से कौन कौन से हमारे सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। तो एक चीज तो पता है भैया सबको कि सेरिकल्चर तो है क्योंकि सब में है। ठीक है, सेरिकल्चर बेटा सब में है, तो आपको पता ही है। देखिए अब सब बात आती है सिल्वीकल्चर। बेटा सिल्वीकल्चर जो होता है ये हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। किससे? कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट ट्रीज। किससे रिलेटेड होता है? फॉरेस्ट ट्रीज के कल्टीवेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, और बेटा हमारा जो फ्लोरिकल्चर होता है वो फ्लोरिकल्चर बोलते हैं स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। ठीक, जब हम फ्लावर क्रॉप्स की स्टडी करते हैं उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जब हम फॉरेस्ट ट्रीज को कल्टीवेट करते हैं उसे सिल्वीकल्चर कहते हैं। और जब हम बेटा हनी बीज की बारे में बात करते हैं, हनी बीज के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। तो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सैरीकल्चर एंड मोरिकल्चर। याद रखेंगे, सैरीकल्चर एंड मोरिकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी बात है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बेटा सही नहीं है। तो आप सभी को पता है बेटा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है आपका, जब हमारा एसिड प्लस बेस मिलता है तो क्या होता है बेटा, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। क्या होता है? एसिड प्लस बेस मिलता है तो मेरा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब ये कहते हैं कि इट इज अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन होता है। इन दिस रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कॉल्ड सॉल्ट। बिल्कुल सही बात है, नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट फॉर्म ओनली ईदर एसिडिक और बेटा ये जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, तभी तो इसका नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हीट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। ये कहते हैं कि इसमें बेटा हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, ये इनकरेक्ट है बेटा। इसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ना ही हीट ऑब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। इन्होंने बेटा इनकरेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो बेटा मैंने आपको बताया था डाइजेशन है, कुकिंग है, बर्निंग है, रस्टिंग है, ये सभी किस में आते हैं? केमिकल चेंज में। तो डाइजेशन इज केमिकल, फोटोसिंथेसिस भी केमिकल है। ठीक है, फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे बेटा फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन भी बेटा क्या होता है आपका, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए ये भी हमारा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। क्रिस्टलाइजेशन हमारा फिजिकल चेंज होता है। बेटा इन्होंने पूछा है कौन सा केमिकल चेंज नहीं है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली डी के साथ हम जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे बेटा कुछ चीजें बताई गई हैं एनिमल एडेप्टेशंस को लेके बताई गई हैं कि ये कहते हैं कि एनिमल्स खुद को एडेप्ट कर लेते हैं कंडीशन, जिस कंडीशन में वो रहते हैं सरवाइव करने के लिए। तो हमें बताना है कि किसका क्या एडेप्टेशन होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको ये चीजें तो देखो थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। एलिफेंट्स के बेटा मॉडिफाइड टीथ होते हैं, आप सभी को पता है। लॉयंस की सेंसिटिव हियरिंग होती है। पॉलर बियर के बेटे क्या होते हैं? लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं। और जो रेड आई फ्रॉग होता है उसके क्या होता है? स्टिकी पैड होते हैं। तो हम जाएंगे बेटा एक ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में बेटा कौन सी बात सही है? एयर अराउंड अस एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर ऑन अस। ये कहते हैं एयर हमारे ऊपर बहुत कम प्रेशर लगाती है। नहीं बेटा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि एयर हमारे ऊपर उतना ही प्रेशर लगाती है जितना वो और चीज़ों पे लगाती है। बस फर्क इतना है, और चीज़ें क्रश हो जाती हैं, हम क्रश नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर के एयर प्रेशर को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो ये बात तो बेटा गलत है। एयर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड्स ऑन कूलिंग। बेटा अभी तो मैंने बताया था कि आपको एयर जो होती है हीट होने पे एक्सपेंड होती है, और आपका कूल होने पे क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होती है। एग्जाम्पल बेटा आपको याद होगा, जब हमने एक बॉटल ली थी, उसके ऊपर एक बैलून लगाया था। जब हमने उस बॉटल को बेटा गर्म पानी में लगा रखा था, तो बैलून क्या हो गया था, वो इन्फ्लेट हो गया था। क्यों? क्योंकि जब गर्म पानी बेटा हुआ, तो उसमें जो एयर पार्टिकल्स थे उनमें क्या आ गया, मूवमेंट आ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, एयर क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। वार्म एयर राइजेस अप एंड कूल एयर टेंड्स टू सिंक। सही बात है बेटा, मैं बहुत टाइम से ये बात बताती आ रही हूँ कि जो वार्म गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवा होती है बेटा वो नीचे की तरफ आती है उस गर्म हवा की जगह लेने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, एज द वार्म एयर राइजेस एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज इंक्रीज। नहीं बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारी हवा है। अब ये हवा गर्म होने की वजह से ये हवा ऊपर चली गई। तो हवा जब ये ऊपर गई, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होगा या बढ़ेगा? सीधी सी बात है बेटा, जब यहाँ पे हवा यहाँ पे रहेगी नहीं, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ना कि इंक्रीज। तभी तो बेटा आपकी ठंडी हवा यहाँ पे आके उसकी जगह लेगी। तो बेटा इसमें सही क्या है, ओनली सी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा केवल क्या है बेटा, इसमें ठीक है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजना कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। संजना ने क्या करा बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करा सॉइल के साथ, और उसमें उसे रेट ऑफ पर्कुलेशन बेटा आपको फाइंड करना है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए रेट ऑफ पर्कुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। रेट ऑफ पर्कुलेशन इज इक्वल टू कितना बेटा वाटर है, यानी कि आप ml वाली वाटर, कितना टाइम लगा उसे निकलने में, टाइम, ये होता है। तो वाटर कितना है बेटा, 400 ml, टाइम कितना लगा, 20 मिनट्स। तो आंसर क्या हुआ, 20 ml पर मिनट। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नाइस क्वेश्चन बेटा। अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम से ही आपका क्वेश्चन आया है, ह्यूमन बींग्स ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बताना है बेटा ब्लड फ्लो कैसे कैसे होता है। तो ये बात मैं बेटा कई बार बता चुकी हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वो पल्मोनरी वेन में जाता है, पल्मोनरी वेन से बेटा वो हार्ट में जाता है। ठीक है, हार्ट में जाने के बाद देखिए सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, लंग्स में गया, लंग्स में जाने के बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हुआ, फिर पल्मोनरी वेन से वो हार्ट में गया। अब हार्ट की मदद से बेटा वो आर्टरीज की, हार्ट में जाने के बाद आर्टरीज की मदद से वो पूरी बॉडी में जाता है। अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। अब हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स क्या करते हैं, वापस हार्ट में लेके आती है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज में जाती है, और फिर बेटा आर्टरी फिर वापस कहाँ लेके जाती है, लंग्स में लेके जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। ठीक है, इस पे बेटा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जरूर करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है बेटा, ये किससे रिलेटेड होता है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड। क्या होता है, अब ये पूछो, आप सोचोगे कि मैम डायलिसिस होता क्या है। बेटा डायलिसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जो कि हमारी जो किडनी का फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने का काम करता है। जब हमारी जो किडनी होती है बेटा वो वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर नहीं कर पाती, और हमारे जो बॉडी से एक्सेस फ्लूइड है उसे निकाल नहीं पाती।
तो डायलिसिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से निकालना, और जो एक्सेस वाटर है हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, उसको क्या करना है? हमारी बॉडी से निकालना है। ठीक है। और आपको पता है बेटा, किडनी हमारा क्या काम करती है? एक्सक्रीशन का काम करती है। तो जो काम बेटा किडनी नहीं कर पा रही, उसी के लिए क्या किया जाता है? डायलिसिस की जाती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, which one of the following is an example of unisexual flower? यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? मैंने बेटा आपको बताया था, अगर किसी बर्ड का किसी आपका फ्लावर्स का नाम आता है तो वो बाइसेक्सुअल होगा, किसी फ्रूट वेजिटेबल जैसा नाम लग रहा है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। तो अब मुझे बताइए इसमें क्या है बेटा? पपाया मुझे फ्रूट का नाम लग रहा है, तो ये मेरा क्या होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following option is correct about distance time graph of an object moving with a constant speed? बेटा ये कहते हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, और स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बना होगा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है आपका? वो देता है हमें क्या? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड। कांस्टेंट है तो इसका मतलब वो सेम स्पीड पे चल रही है। तो बेटा क्या होगा? क्या पैराबोलिक होगा? नहीं। पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा? नहीं। वाई के भी नहीं होगा। ये बेटा एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी और ना ही वाई एक्सिस के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा कि which one of the following options correctly arrange lightning devices in the order of increasing energy efficiency? Increasing यानी कि छोटे से बड़ा, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि सबसे इफेक्टिव कौन सी है? अगर इंक्रीजिंग बोला है तो यानी कि जो सबसे कम, जिसकी सबसे इंक्रीजिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एफिशिएंट मतलब जो सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट हमारा बेटा सबसे लास्ट में आएगा और सबसे कम बेस्ट हमारा सबसे पहले आएगा। तो सभी को पता है बेटा, बल्ब सबसे हमारे कम सबसे कम बेस्ट रहते हैं, तो पहला क्या होगा? इनकैंडेसेंट बल्ब बल्ब होगा। और अभी को आपको पता है बेटा सबसे बेस्ट क्या रहते हैं आज की डेट में? एलईडीज। तो देखिए इनकैंडेसेंट बल्ब और बल्ब एलईडीज हमारे इन दोनों में आ गए। अब क्वेश्चन आता है कि आपका इन दोनों में से कौन सा होगा? तो बेटा अगर आप क्रोनोलॉजी याद करो, देखो सबसे पहले बल्ब यूज होते थे, फिर ट्यूबलाइट्स यूज होनी शुरू हुई, फिर सीएफएल्स आए, उसके बाद अब क्या है? एलईडीज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर। तो सबसे एफिशिएंट कौन सा है बेटा? एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है? एलईडी। और सबसे कम एफिशिएंट कौन सा है आपका? इनकैंडेसेंट बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि which one of the following option arrange different frictional forces in an increasing order of friction? हमें बेटा आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस दी गई हैं, ठीक है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग मतलब जिसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो सबसे कम फ्रिक्शन बेटा किस में लगता है? रोल करने में। किसमें? रोल करने में। उससे ज्यादा किस में लगता है? स्लाइड करने में। और सबसे ज्यादा क्या हो किस में होता है बेटा? स्टैटिक में। सो ऑप्शन नंबर 14 विल सॉरी 4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि साउंड वाइब्रेशन मेक्स द डैश वाइब्रेट इन ह्यूमन बींग। जो साउंड की वाइब्रेशन होती है बेटा, वो क्या चीज आपकी वाइब्रेट करती है ह्यूमन बींग्स में? ईयर ड्रम। क्या वाइब्रेट होता है बेटा? ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम क्या करता है बेटा? हमारे जो ईयर ड्रम क्या करता है, जो वाइब्रेशन है वो कहाँ पे भेजता है? इनर ईयर के अंदर भेजता है, ठीक है। अब फ्रॉम इनर ईयर से वो जो कहाँ पे जाता है बेटा? ब्रेन के पास जाते हैं सिग्नल्स। कहाँ जाते हैं? ब्रेन के पास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके बीच में बेटा मैंने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट रखा। तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी? तो बेटा ये देखिए इस इमेज, ये देखिए इसकी यहाँ से ये, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, ये बेटा आपस में रिफ्लेक्ट होता जाएगा इस तरह से, और इसकी जो बनेगी इन्फिनाइट इमेजेस बनेंगी। कितनी इमेजेस बनेंगी? इन्फिनाइट इमेजेस बनेगी यहाँ पे। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कुछ न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं और कुछ डेफिशिएंसी डिजीज पूछी हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमें कौन सी डिजीज हो सकती हैं। तो बेटा आप सभी को पता है बेटा कि आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया। आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, एनीमिया। और एक बेटा मैंने ट्रिक बताई थी, बी से विटामिन बी 1, इसमें बी आ गया तो बीमारी कौन सी होगी, बेरी बेरी। ये इसमें विटामिन सी आ गया, स्कर्वी में क्या होता है, सी। तो ये बेटा मैंने ट्रिक बताई थी याद करने की। और आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है, गॉइटर। तो हम बेटा कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when sulfur reacts with oxygen, जब बेटा हमारा सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको याद होगा सल्फर जब बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, SO2। SO2 का क्या होता है फॉर्मूला, नाम, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जब हम बेटा इस सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालते हैं, जब हम ये सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, सल्फ्यूरस एसिड। और आपको पता है बेटा एसिड क्या करता है, आपका ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज करता है। आपको पता है ना बेटा, एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, और बेस क्या करते हैं, आपके रेड को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेटा। इन्होंने बोला है कि सोडियम इज स्टोर्ड इन ग्लिसरीन, सोडियम को स्टोर करते हैं ग्लिसरीन में। बेटा सोडियम को ग्लिसरीन में स्टोर नहीं करते, बल्कि सोडियम को बेटा हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, देखिए सोडियम हमारी बहुत ही क्या है, हाईली रिएक्टिव गैस है, ये बात याद रखिएगा। सोडियम क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव गैस है, ठीक है। इसलिए सोडियम को कभी भी ग्लिसरीन में नहीं स्टोर करते, उसे हम करते हैं बेटा केरोसिन में। केरोसिन में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो ये क्या करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा। इसलिए हम इसे वाटर में भी नहीं कर सकते स्टोर। सोडियम को हम ना तो वाटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर, ये बात बेटा बिल्कुल सही है कि सोडियम हमारा ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसे वाटर में नहीं करते बल्कि किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन में। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। याद रखिएगा बेटा पोटेशियम और सोडियम हमेशा किस में स्टोर होती है, कैरोसिन में, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज जनरली नॉट जनरली फाउंड इन डिस्पर्स्ड बाय विंड्स। इनमें से बेटा किसके सीड्स होते हैं जो कि विंड्स के द्वारा नहीं वो फैलते, तो वो बेटा रहता है जैंथियम। क्या होता है, जैंथियम। क्योंकि बेटा इसके जो सीड्स होते हैं ना वो हुक हुक की तरह होते हैं, तो ये बॉडी से चिपक कर इधर से उधर जाते हैं, ना कि हवा से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के बारे में बेटा इनमें से कौन सी बात गलत है। तो मैंने बेटा आपको पढ़ाया है नेचर ऑफ साइंस में, द लॉ ऑफ साइंस आर फिक्स्ड, लॉस कभी फिक्स्ड नहीं होते, डायनेमिक होते हैं। साइंस सोशल एंडेवर है, सही बात है। साइंस डायनेमिक है, एक्सपेंडिंग बॉडी है, सही बात है। और साइंस को करने का कोई सिंगल मेथड नहीं हो सकता, तो ये भी बात बिल्कुल क्या बोलते हैं, सही है। तो हमारे को इनकरेक्ट पूछा था, तो बेटा इनकरेक्ट हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। इनकरेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइंस एजुकेशन। इनमें से बेटा कौन सा साइंस एजुकेशन का एम नहीं है। तो इन्होंने कहा है साइंस एजुकेशन शुड एनेबल द लर्नर टू कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर। बिल्कुल सही बात है बेटा, हम जब साइंस एजुकेशन दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे का जो माइंड है उसके अंदर कैसा टेम्पर हो, साइंटिफिक, वो एक साइंटिफिक तरीके से सोच पाए। It should enable it should enable the learner to imbibe the value of honesty, integrity and cooperation. It should enable the learner to remember, बेटा ये बहुत ही नेगेटिव है, मेमोराइजेशन, रिमेंबर द फैक्ट्स, प्रिंसिपल बाय हार्ट, ये नेगेटिव है। तो यही हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम क्या करेंगे बेटा, जाएंगे। नेक्स्ट है, theories and laws
रिप्रेजेंट साइंटिफिक नॉलेज। ये कहते हैं थ्योरीज और लॉज जो होते हैं साइंटिफिक नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉज ऑन वेरिफिकेशन बिकम थ्योरीज, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा, मैंने पहले भी कई सारी क्लास में ये बात बताई है कि लॉज आपके जनरलाइज स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, लॉज आपके जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होते हैं और थ्योरीज हमें बताती हैं कि कोई काम क्यों हो रहा है। थ्योरीज क्या बताती हैं कि कोई काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉ कहता है कि क्या बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है बेटा, न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। थ्योरी बताएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉ वेरिफिकेशन, थ्योरी कोई वेरिफिकेशन पे लॉ नहीं बन जाती। दिस इज डिफरेंट एंड थ्योरीज आर डिफरेंट। तो आपका इसमें क्या आएगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ साइंस। इनमें से कौन सा बेटा साइंस के आइडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये बॉडी है नॉलेज की, सही बात है। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी। इट डेवलप डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, डेवलप करता है डिफरेंट वेज थिंकिंग के। इट इज एन अंडरस्टैंडिंग द, बेटा हम साइंस इसलिए नहीं पढ़ते ताकि हम साइंटिफिक मेथड्स के स्टेप को समझ सके, हम डिफरेंट तरीके से सोच सके, हम डिफरेंट इंक्वायरी कंडक्ट कर सके। ये रीजंस होते हैं। तो इसमें बेटा पूछा है कौन सा साइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं करता रिप्रेजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Next question है, research shows that the teacher should wait for 5 seconds after asking a question। एक रिसर्च ने बताया कि टीचर्स को क्या करना चाहिए बेटा, 5 सेकंड का वेट करना चाहिए क्वेश्चन पूछने के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ वेट टाइम फॉर स्टूडेंट। ये जो वेट टाइम हमने दिया है, ठीक है, इसका इनमें से क्या कौन सा बेनिफिट नहीं होगा। देखिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेज। अगर बेटा हम टाइम देंगे तो सीधी सी बात है, बच्चों को एक टाइम मिलेगा अपने रेस्पॉन्सेज को तैयार करने का और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सेज को तैयार करने का, तो ये तो सही लग रहा है। डिक्रीज इन स्टूडेंट क्वेश्चन, इससे क्या बेनिफिट भाई, मैं अगर टाइम बढ़ा दूंगी तो क्वेश्चन कैसे कम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं कम होंगे बेटा, इससे हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा कि बच्चों के क्वेश्चन कम हो जाएंगे, तो यही आंसर है। इंक्रीज इन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, सही बात है बेटा, अगर हम उन्हें टाइम देंगे तो वो सही तरीके से सही क्वेश्चंस को पूछ पाएंगे। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टूडेंट टाइम, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, अगर हम बच्चों को आंसर देने का टाइम देंगे तो उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फ्लुएंस का बेटा एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है। देखिए यहाँ पे बेटा ऑब्जर्व क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है फॉर श्योर। अब यहाँ पे आता है मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब बात ये आती है कि मैम ये क्या चीज़ है, तो देखिए बेटा ये क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ट्रुथ है, प्रोपोजिशन है, जो कि हमारे बहुत सारे सिस्टम का बिलीफ है। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है प्रिंसिपल, तो मैं प्रिंसिपल के साथ जाऊंगी, फैक्ट के साथ जाऊंगी। ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल नहीं हो, देखिए यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल, तो ये मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। ठीक, और अगर ये मेरा प्रिंसिपल ऑप्शन नहीं होता तो मैं जाती किसके साथ, इन्फ्रेंस के साथ, किसके साथ जाती, इन्फ्रेंस के साथ। तो बेटा मेरा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 3, ए प्रिंसिपल, बी ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, which of the following does not describe the task of engaging student in performing experiment given in the textbook। एक टेक्स्ट बुक है, उसमें बेटा एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट को एंगेज नहीं करेगी, बताइए, कौन सी चीज़ एंगेज नहीं करेगी बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द टास्क ऑफ एंगेजिंग स्टूडेंट इन परफॉर्मिंग
एक्सपेरिमेंट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक के अंदर जो बेटा एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करते वक्त बच्चों कौन सी चीज़ है जो बच्चों को इंगेज नहीं करेगी। देखिए पहले स्ट्रक्चर इंक्वायरी का मतलब समझिए। स्ट्रक्चर इंक्वायरी में क्या करता है बेटा, टीचर स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रॉब्लम देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, साथ में प्रोसीजर बताता है फॉलो करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, और किस टाइप का एनालिसिस परफॉर्म करना है वो बताता है। गाइडेड इंक्वायरी में क्या होता है, टीचर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को केवल रिसर्च क्वेश्चन के लिए जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, खुद के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, उन्हें टेस्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ओपन इंक्वायरी क्या है, इस तरह की इंक्वायरी में क्या होता है, बच्चा खुद से ही रिसर्च क्वेश्चंस बनाता है, खुद से ही डिजाइन करता है, खुद से ही कर, मतलब सब कुछ जो खुद कर रहा है। बेटा यहाँ पे आपका पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं जो दे रखे हैं। तो ओपन इंक्वायरी में क्या है, बच्चा सब कुछ खुद कर रहा है, इंक्वायरी भी खुद कर रहा है, फॉर्मुलेशन भी खुद कर रहा है, तो ये आपका नहीं बैठता सेट। डायरेक्टेड इंक्वायरी में क्या होता है बेटा, कि जो टीचर है डायरेक्ट करता है एंटायर लर्निंग एक्सपीरियंस, ये प्रोवाइड करता है लर्नर को कि किस तरीके से उसे एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली डायरेक्टेड रहता है। इसमें इसमें गाइड कर रहा है, इसमें डायरेक्ट कर रहा है कि सब कुछ बता दिया, उसमें बस उसने गाइडेंस दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट शुड एन ऑनगोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग के दौरान बेटा कौन सा प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव। क्या बोलते हैं वो, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो हमें ये बताता है कि बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसको हम बोलते हैं समेटिव। तो ए इज फॉर्मेटिव एंड बी इज समेटिव। हमेशा याद रखेंगे बेटा, फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जो हमेशा लगातार चलता रहता है, जैसे बीच में जो क्लास टेस्ट होते हैं वो सबमिट फॉर्मेटिव होते हैं। और जो लास्ट में हमें जब ग्रेड्स मिलते हैं जो हमें बताता है बच्चा पास हुआ या फेल, ठीक है, वो कैसा होता है, समेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियोज आर यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजी। पोर्टफोलियोज को एक ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज की तरह यूज किया जाता है। इनमें से कौन सी बात बेटा पोर्टफोलियो के बारे में गलत है। इट रिप्रेजेंट्स लर्नर ग्रोथ, ये बात तो सही है। अपॉर्चुनिटीज मिलता है लर्नर्स को कि वो अपनी खुद की लर्निंग को रिफ्लेक्ट कर सकें, ये भी बात सही है। लर्नर की नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ये भी सही है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ओल्ड वर्कशीट गैदर ओवर टाइम। नहीं बेटा, ये कोई पूरे का जो उसने पूरे साल में काम किया वो नहीं इकट्ठा करता पोर्टफोलियो, बल्कि वो हमें ये बताता है कि पोर्टफोलियो की जो बच्चा है वो अपनी लर्निंग को किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे उसके बारे में सोचता है, कैसे उसे पोर्ट्रे करता है। ठीक, चलिए, सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। आई होप अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ला सकूं, ठीक है। ये कहते हैं मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, दिस पेनी इज नॉट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ये तो पता चल रहा है कि ये पेनी अट्रैक्ट नहीं हो रही मैग्नेट से, ये तो बेटा ऑब्जर्वेशन है फॉर श्योर, ठीक है। अब ये क्या है, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन, तो बेटा दिस इज द फैक्ट। ये क्या है, फैक्ट है। अगर यहाँ पे फैक्ट नहीं दिया होता वर्ड, अगर यहाँ पे फैक्ट नहीं दिया होता वर्ड, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन के साथ जाते। लेकिन अगर मेरे पास फैक्ट वर्ड है तो मैं किसके साथ जाऊंगी, फैक्ट, क्योंकि ये तो बेटा फैक्ट है, कोई बदल नहीं सकता कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। सो गाइस दिस इज ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।